हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्विंगे जिंगलान को समझा रही थी कि चांसलर के बेटी के तौर पर हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्टेप मदर जिंगलान को संभालते हुए कहती हैं, क्विंगे, जिंगलान के इरादे अच्छे थे, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी फादर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सही है, मेरी बेटी को यही करना चाहिए और आप दोनों को क्विंगे से सीखना चाहिए। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। स्टेप मदर कहती है, क्विंगे वो नहीं है जिसने इस बाढ़ के सॉल्यूशन के बारे में सोचा माय लॉर्ड, बल्कि आप उसे लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तभी जिंगलान कहती है, एक नॉर्मल वुमन कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएगी। तो क्या सिस्टर चुपके से किसी आदमी से मिल रही हैं? फिर तो हमें सिस्टर के ज़्यादा ही इनोसेंट होने पर सोचना होगा। ये कितना सस्पिशियस है। ये सब सुनते हुए क्विंगे को गुस्सा आ रहा होता है और क्विंगे मन में कहती है, पहले मेरे थॉट्स को गलत कह रहे थे और अब मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या बुरी लड़की है। वे दोनों ही एक दूसरे को टकरार की नजरों से घूरना शुरू कर देती हैं। स्टेप मदर कहती हैं, माय लॉर्ड, क्विंगे का घर से बाहर आना जाना सभी लोगों के बीच गॉसिप का विषय बना हुआ है, तो इसीलिए हमें क्विंगे को अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। स्टेप मदर क्विंगे से चिल्लाते हुए कहती हैं, अगली बार ये इतना आसान नहीं होगा, आराम से घर से चले जाना और वापस आना। तभी स्टेप मदर क्विंगे के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती है, चलो बताओ क्विंगे, तुम्हें किसने बताया बाढ़ के समाधान के बारे में? तुम्हें किसने सिखाया ये कहने के लिए? बताओ हमें। और तुम क्या अपने फादर को इस सॉल्यूशन पर काम करने बोल रही हो? और वे अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो तुम बस उन पर दोष डाल दोगी। क्विंगे भी स्टेप मदर के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, सभी लोगों ने मुझे बस बाढ़ के बारे में बताया, वो मैं हूँ जो यहाँ सॉल्यूशन के साथ आई है। फिर तो वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल ही हो जाता है। स्टेप मदर चिल्लाते हुए कहती हैं, माय लॉर्ड, क्विंगे इतने टाइम से डम बनने का नाटक कर रही थी, वो जरूर आपसे कुछ न कुछ छुपा रही है। क्विंगे ड्रामा करते हुए कहती है, फादर, मैंने कभी भी डम होने का नाटक नहीं किया। तभी फादर जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये एक चांसलर का घर है, बहुत हो गया तुम लोगों का, बस करो अब। डांट खाने के बाद स्टेप मदर और क्विंगे एक दूसरे से अलग होकर खड़ी हो जाती हैं। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बड़े सालों के बाद मुझे लगा नहीं था कि यह आने में काफ़ी समय हो गया है। ये सुनकर क्विंगे बोलती है, फादर आप क्या कह रहे हैं? फादर क्विंगे के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, क्विंगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। क्विंगे फादर के इस रवैये से कुछ समझ नहीं पाती है। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अगली बार जब तुम घर से बाहर जाओ तो तुम्हें वो सब अपने चेहरे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है। स्टेप मदर फादर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि क्विंगे को बार बार निशाना बनाया गया है। अगर वो इतनी ही स्मार्ट थी, इतने सालों से इस तरह से क्यों रह रही थी? फादर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आप दोनों अपने कमरे में अब 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगी, जब तक कि आपने जो किया है उस पर विचार करें और अपने गलतियों का एहसास करें। स्टेप मदर गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, आखिर सिचुएशन ऐसे कैसे बदल गई? जिंगलान अपनी मदर को शांत करते हुए कहती है, मदर, लगता है फादर मैड हो गए हैं। अभी के लिए हम चलते हैं, जब हम वापस आएंगे तब कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्विंगे उन दोनों को जाते हुए देखती है और मन में कहती है, ऐसा लगता है फादर ने मुझसे अभी जो कहा उसका कोई गहरा अर्थ है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड, वो भी फादर पर। फादर एक आदमी से कहते हैं, क्विंगे से निपटने के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर वो कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है तो तुम मुझे तुरंत बताना।
ये ऑर्डर मिलने के बाद वो आदमी कहता है जैसी आपकी इच्छा। उस आदमी के जाने के बाद फादर आसमान में देखते हुए कहते हैं क्विंगे अब बड़ी हो गई है, क्या तुमने देखा? असल में फादर चांद को देखते हुए अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। क्विंगे पॉन्ड के पास बैठकर फिश के साथ खेल रही होती है। तभी पीछे से उसे जिंगलान देखती है और मन में कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि फादर उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। इसकी वजह से मुझे और मदर को 3 दिनों के लिए अपने रूम में बंद होना पड़ा। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। क्विंगे को भी पता चल जाता है कि जिंगलान उसके पीछे है। उसे सोचते हुए क्विंगे मन में कहती है ओ माय, इस लड़की को मैंने 3 दिन पहले देखा था और अब इसके पास क्या प्लानिंग है मेरे खिलाफ। जिंगलान धीरे धीरे चलते हुए क्विंगे के पीछे आ जाती है। क्विंगे अपने मन में कहती है वैसे भी मैं बोर हो रही थी, चलो आज के दिन मैं तुम्हें मौका देती हूँ। जैसे ही जिंगलान क्विंगे को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, क्विंगे वहाँ से हट जाती है जिससे कि जिंगलान जाकर पानी में गिरती है। जिंगलान सांस लेने के लिए जल्दी से पानी के ऊपर आती है। उसे इस तरह से देखकर क्विंगे बड़े ही प्यार से कहती है ओ माय डियर बहन, क्या तुम पानी में मज़े कर रही हो? जिंगलान को क्विंगे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है सिस्टर, हवा बहुत तेज है तो मुझे डर है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये सुनकर तो जिंगलान का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मुँह क्विंगे तुम। तभी क्विंगे भी बोल पड़ती है मैंने क्या किया? इसके साथ ही क्विंगे मन में सोच रही होती है बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी नहीं हो। तभी पीछे से स्टेप मदर आती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं मुँह क्विंगे, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम अपनी यंग सिस्टर को डराने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हारे फादर के बिहाफ पर जिंगलान के लिए जस्टिस करते हुए मैं तुम्हें लेसन सिखाने जा रही हूँ। इससे पहले कि स्टेप मदर क्विंगे को चोट पहुँचा पाती, उनका हाथ मास्टर पकड़ लेता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है? मास्टर को देखने के बाद क्विंगे घबरा जाती है और कहती है ओ शिट। ये नेक्स्ट सीन में हम चांसलर हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर आराम से बैठा होता है और बाकी सभी लोग मास्टर को ग्रीट करते हैं। लेकिन क्विंगे शॉक में होती है, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी रह जाती है। मास्टर कहता है मैं यहाँ चांसलर हाउस में चांसलर से चर्चा करने आया था, लेकिन कौन जानता था कि मैं इस तरह के एक दिलचस्प नाटक का गवाह बनूंगा। तभी स्टेप मदर कहती है 9th प्रिंस, आप हमारे मेंशन आए, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। तो गाइस, असल में क्विंगे ने जिसके साथ पंगा लिया है वो कोई और नहीं बल्कि 9th प्रिंस है और अब तो वो क्विंगे के घर भी आ गया है। स्टेप मदर अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहती है 9th प्रिंस के लिए जल्द से जल्द चाय ले आओ। तभी फादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरह से डिसिप्लिन न सिखा पाने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ 9th प्रिंस। क्विंगे अपने फादर के कपड़े को पकड़ते हुए पूछती है फादर, ये ओल्ड मैन कौन है? अपने लिए ओल्ड मैन सुनकर मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिंगलान अपने मन में कहती है 9th प्रिंस तो निर्दयी होने के लिए मशहूर है। क्विंगे ने इतने सारे लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत की है। इस बार तो क्विंगे मेरे या मदर के बिना एक भी उंगली उठाए खुद को मुसीबत में डाल रही है। यंग अपने मन में कहता है ये यंग लड़की बहुत ही बहादुर है, वरना मैंने आज तक किसी को भी मेरे मास्टर को ओल्ड मैन कहते नहीं सुना। मास्टर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है लिटिल गर्ल, मैं अभी अभी 20 का हुआ हूँ, क्या मैं इतना ओल्ड दिखता हूँ? क्विंगे हंसते हुए कहती है अच्छा, आप 20 के हैं, मुझे लगा कि आप 40 के हैं। ये सुनकर मास्टर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है।
फादर क्विंगे को डांटते हुए कहते हैं, ऐसी बकवास करना बंद करो क्विंगे, और योर हाइनेस प्लीज आप क्विंगे को माफ कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा भोली है। स्टेप मदर कहती है, क्विंगे को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक डम गर्ल है। योर हाइनेस प्लीज़ आप क्विंगे की इस बात को दिल पर न लें और प्लीज़ इसके लिए हमें पनिशमेंट मत दीजिए। स्टेप मदर इसी के साथ मन में कहती है, तुम्हें क्या लगा क्विंगे मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? क्योंकि अब 9th प्रिंस यहाँ है तो वैसे भी तुम्हारे जीवन के दिन ख़त्म होने वाले हैं। स्टेप मदर कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर हाइनेस अगर आप किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो सिर्फ क्विंगे को दीजिए। मास्टर इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना कप उठाकर जैसे ही चाय पीने वाला होता है कि तभी वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इसमें पॉइजन हो सकता है? मास्टर उस चाय को फटाक से टेबल पर रख देता है और मन में कहता है, मैं इतना लापरवाह नहीं हो सकता। मास्टर चाय पीने से बचने के लिए फटाक से कहता है, मुझे पता था कि चांसलर की बेटी डम है, लेकिन ये आज पता चला कि उसकी नज़र भी भयानक है। मैडम ज़ियाओ और चांसलर आप दोनों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर वो अपना सर एक बार फिर टकराती है तो मुझे यकीन है कि उसके सुनने की पावर्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्विंगे अपने गुस्से को काबू करते हुए मुस्कुराकर कहती है, आप किसे डम और ख़राब नज़रों वाला कह रहे हैं? ये सुनकर मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपने अभी मुझे ओल्ड मैन नहीं कहा था? तो क्या तुम्हारी ख़राब नज़रें नहीं हैं? क्विंगे गुस्सा करते हुए अपने मन में कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने लंबे समय से मुझसे बंधे हुए हो। तभी स्टेप मदर बनते हुए कहती है, मैं इतने ईयर से क्विंगे को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ क्विंगे दोबारा आपके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करेगी, चिंता मत करिए। क्विंगे साइड से कहती है, तो क्या स्टेप मदर का मतलब ये है कि मैंने 9th प्रिंस के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं किया? मुझे तो लगता है कि वो हम दोनों को अपने मन में कोस रही हैं और मुझे पनिशमेंट न देने के लिए 9th प्रिंस को दोषी ठहरा रही हैं। ये सुनकर स्टेप मदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, क्विंगे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अगर 9th प्रिंस यहाँ नहीं होते तो मैं तुम्हें इसके आगे की वो बोलती। मास्टर कहता है, तो तुम क्या करोगे? क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ? स्टेप मदर घबरा जाती हैं और कहती है, योर हाइनेस मेरा ऐसा इरादा नहीं था, वो तो मैं गुस्से में जल्दबाजी में बोल गई। तभी जिंगलान आगे आकर अपने मदर को फ्रेम करते हुए कहती है, ठीक है 9th प्रिंस, मेरी मदर ऐसा नहीं। इससे आगे की जिंगलान कुछ बोल पाती, वहाँ पर एक हाथ आता है और सीधा जिंगलान के थोबड़े पर पड़ता है। थप्पड़ खाने के बाद जब जिंगलान सामने की ओर देखती है तो उसे ईंग दिखता है जो कि कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? आखिर तुम खुद को क्या समझती हो और क्या हो तुम? यिंग अपने हाथों को गुस्से से चटकाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9th प्रिंस के प्रति इस तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करने की? तुमने खुद को 9th प्रिंस के सामने बहुत ही खराब तरीके से पेश किया है और हमारे सामने रोने की हिम्मत तो बिल्कुल मत करना। तभी क्विंगे कहती है, स्टेप मदर मुझे एक बार युन ने कहा था, कोई इंसान जितना ज़्यादा अपराधी होगा वो उतना ज़्यादा ही डरेगा। तो क्या आप लोग भी उनमें से हैं? और क्या आप अभी भी इस ओल्ड मैन को अपने मन में कोस रही हैं? ये सुनकर स्टेप मदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, क्विंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इतना सा चिल्लाने से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। ये देखकर फादर अपने सर्वेंट्स को फटाफट बुलाते हैं और कहते हैं, इन दोनों को इनके रूम में आराम करने के लिए ले जाओ। ये सब देखकर क्विंगे अपने मन में कहती है, हैं ये इतनी जल्दी बेहोश हो गई? अगर वो 21st सेंचुरी में होती तो उसका स्कैमर न होना एक बर्बादी होगी। वो तो टेंशन से निपटने में बहुत भयानक है। जिंगलान वहाँ से जाते हुए मन में कहती है, तुम बस इंतजार करो क्विंगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्विंगे ये महसूस कर लेती है और कहती है, लगता है ये नहीं रुकेगी, इसके पास कुछ ज़्यादा ही ईगो है।
फादर नाइन्थ प्रिंस से कहते हैं, योर हाइनेस, मुझे मेरे लोगों को डिसिप्लिन न सिखा पाने के लिए माफ़ कर दीजिए। पनिशमेंट के तौर पर मैं अपनी बेटी को 3 दिनों के लिए कहीं भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सुनकर मास्टर कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आपकी बेटी डम और भोली है? तो क्या उसे सिर्फ 3 दिनों के लिए रूम में बंद रखना काफ़ी है? मुझे लगता है कि उसे कम से कम 1 महीने के लिए उसके रूम में बंद रखना चाहिए। क्विंगे अपने मन में कहती है, 1 महीने के लिए अपने रूम में बंद? अगर इस बीच मेरे पास कोई बिजनेस आता है तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। क्विंगे मास्टर को घूरते हुए मन में कहती है, तुम कमीने। तभी फादर नाइन्थ प्रिंस से कहते हैं, योर हाइनेस, आप मेरे साथ स्टडी रूम में चलिए। वहाँ चलकर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। फादर रास्ता बताते हुए आगे चलने लगते हैं। प्रिंस क्विंगे के बाजू से गुजरते हुए उसके गाल को पकड़ लेता है और पिंच करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना कर्ज चुकाने का मौका दे रहा हूँ। बाकी की गिनती हम बाद में करेंगे। और हाँ, अभी अभी तुमने मेरी उम्र के बारे में जो कहा था उसे शामिल करते हुए। ये कह लेने के बाद मास्टर वहाँ से पलट के जाने लगता है। क्विंगे को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम अखरोट खाया करो ताकि तुम्हारी याददाश्त सही रहे, और अगर तुम अखरोट नहीं तोड़ पाते तो मैं किसी और को अखरोट तोड़कर तुम तक पहुंचाने के लिए बोल दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें फ्री में ऊपर से लेकर नीचे तक एक्यूपंक्चर दूंगी। ये सुनकर बेचारा मास्टर लड़खड़ा जाता है। यिंग संभालते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? मास्टर कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। क्विंगे अपने मन में कहती है, क्या गंदी चाल है। उसे दुगना चौंकाने के लिए मुझे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। मास्टर जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर क्विंगे को देखता है और हंसते हुए मन में कहता है, लिटिल गर्ल, इस बार टाइम मेरी साइड है। क्विंगे को, जो कि अपने ही घर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, चढ़ते हुए क्विंगे मन ही मन कहती है, मुझे जाना होगा, मुझे जीने के लिए पैसे कमाने होंगे। ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है मास्टर। एक बार मुझे मौका मिलने दो, तब तुम्हें बताऊंगी। तभी अचानक क्विंगे का पैर फिसलता है और वहाँ बस चीखने की आवाज ही सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 1000 फ्लावर टावर को। युनजी अपनी मेड से पूछती है, क्या टाइम हो रहा है? उसके मेड जवाब देते हुए कहती है, मिस, अभी दोपहर हो गई है। क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी भी बस दोपहर ही हुई है। क्या वो रियलिटी में आज यहाँ आएंगे? वो मेड फिक्र करते हुए कहती है, मिस, मैडम मेई ने बताया था कि आज वो आएंगे और आप यहाँ लगभग 1 घंटे से बैठी हैं। मिस, जरा देखिए, आपकी वजह से सारे कस्टमर पर इफेक्ट पड़ रहा है। युनजी इन सारी बातों को इग्नोर मारते हुए उसी तरह आधी नींद में वहीं बैठी रहती है। तभी वहाँ क्विंगे हाफते हुए आती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। क्विंगे सामने की ओर देखती है तो मन में कहती है, यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ पर आज दिन में इतनी भीड़ क्यों है? युनजी क्विंगे की तरफ आते हुए कहती है, यंग मास्टर बेंजियाओ, आप आ गए। तभी युनजी का ध्यान क्विंगे के फेस पे जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ही कपड़े में बचकर गिरने लगती है। लेकिन क्विंगे फटाक से उसको संभाल लेती है और कहती है, क्या आप ठीक हैं मिस युनजी? युनजी क्विंगे को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कहती है, क्या ये मेरी परवाह करते हैं? क्विंगे एक बार फिर पूछती है, मिस युनजी, क्या आप ठीक हैं? युनजी क्वेश्चन को इग्नोर मारते हुए कहती है, आपका चेहरा पूरी तरह से गंदा क्यों है? युनजी फटाक से रुमाल निकाल लेती है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। लेकिन क्विंगे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप अभी ही ठीक हुई हैं, इसलिए इसे रहने दीजिए, ये मैं खुद कर लूँगा। क्विंगे मुस्कुराते हुए पूछती है, आपको तो फीवर हुआ था ना, तो इसलिए इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुनकर युनजी उछल पड़ती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये मेरी परवाह करते हैं।
यूनजी खुशी खुशी क्विंगे का हाथ पकड़ लेती है और खींचते हुए कहती है, इसकी चिंता मत करो यंग मास्टर, आप बस मेरे पीछे चलो। मुझे पता है कि मैडम मेई कहाँ हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि जब आप आए तो मैं आपको उनके पास ले जाऊं। क्विंगे अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप बस मुझे बता दो कि मैडम मेई कहाँ हैं, मैं खुद मिलने चला जाऊंगा। इसके साथ ही क्विंगे मन में घबराते हुए कहती है, मिस यूनजी मुझे जिस तरह से देख रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उस तरह का नहीं होगा जैसा मैं समझ रही हूँ। यूनजी बड़े ही प्यार से और चमकती आंखों से कहती है, यंग मास्टर प्लीज आप मुझे आपको लीड करने का ऑनर दें। ये सुनकर तो क्विंगे का शक यकीन में बदल जाता है। भीड़ में खड़े सारे आदमी गुस्सा करते हुए कहते हैं, आखिर इस सिटी की ब्यूटीफुल वुमन उस आदमी से बात करने में खुद को इतना नीचा क्यों दिखा रही है? क्या मतलब है कि उसे ऑनर चाहिए? इसके अलावा क्विंगे परेशान होते हुए मन में कहती है, क्या मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि ये पहली इंसान है जो मेरे प्यार में गिरी। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आते हुए कहता है, हे यहाँ क्या चल रहा है? आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? वो आदमी यूनजी को देखने के बाद कहता है, ओ ब्यूटीफुल मिस यूनजी, आखिर आज आपको मैडम मेई ने छुपाया क्यों नहीं? बिना जवाब का इंतजार किए वो आदमी फटाक से यूनजी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, तो क्या आज आप गेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं? उस आदमी को देखने के बाद सारी भीड़ शॉक हो जाती है और आपस में बातें करते हुए कहती है, मैंने सुना था ये बहुत सारी वुमेन्स के साथ खेला है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बची। इस बार तो मिस यूनजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। इस विलन की जान पहचान ऊपर के किसी व्यक्ति से है। यूनजी की मेड घबराते हुए कहती है, मुझे जल्द से जल्द मैडम मेई को इसके बारे में बताना होगा। वो आदमी यूनजी को डराते हुए कहता है, चलो आओ मेरे पीछे रूम में गहराई से एक दूसरे को जानते हैं। तभी क्विंगे यूनजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आज मिस यूनजी मेरे साथ में हैं। इससे यूनजी और भी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, यंग मास्टर। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वुमन के लिए मुझसे मुकाबला करने की? क्या तुम मेरे फादर को नहीं जानते हो? ये सुनकर क्विंगे कहती है, मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुम कुछ भी नहीं। वो आदमी और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? आखिर मैं कुछ भी नहीं कैसे हो सकता हूँ? मेरे फादर एम्परर के फेवरेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर निंग फेंग। वहाँ खड़ी सारी पब्लिक हंसते हुए कहती है, सुना, उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सारे चुप हो जाओ। वो आदमी क्विंगे को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कहता है, ये लड़का तो उतना बुरा भी नहीं दिखता, तो क्या ये एक जिगोलो है? हो सकता है कि इसका इस 1000 फ्लावर टावर में ब्यूटीज के साथ अफेयर चल रहा हो। असल में गाइस, जिगोलो उस लड़के को कहा जाता है जो कि पैसे लेकर आपके साथ मजे करे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि ब्रॉथल में फीमेल्स करती हैं। फिर वो आदमी क्विंगे के पास जाता है और कहता है, मैंने कई जिगोलो के साथ भी मजे किए हैं, लेकिन वे भी तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं थे। तो तुम दोनों मेरे साथ रूम में आओ। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप दोनों को भी मजे आए। क्या सोचते हो? ये सुनकर क्विंगे को गुस्सा आता है और वो एकदम सीरियस होकर कहती है, मेरी एडवाइस है कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए ही कहता है, पछतावा? कैसा पछतावा? तभी अचानक उस आदमी के पैर कांपने लगते हैं। ये देखकर क्विंगे हंसते हुए कहती है, क्या हुआ यंग मास्टर निंग? अपने पैरों में सुन्न या दर्द महसूस कर रहे हो क्या? निंग दर्द के मारे वहीं पर लोट-पोट करने लगता है। उसे उस तरह से देख उसके गार्ड घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ यंग मास्टर? निंग दर्द और गुस्से से कहता है, क्या किया तुमने मेरे पैरों के साथ? क्विंगे हंसते हुए कहती है, यंग मास्टर निंग, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मुझे पछतावा नहीं होगा?
तो बस मैंने अभी तुम्हें पॉइजन दे दिया है। ये सुनकर निंग घबरा जाता है और अपने गार्ड से कहता है, खड़े क्या हो, जल्दी जाओ फिजिशियन को ढूंढो और यहाँ उसे जल्द से जल्द लाओ। तभी युनजी बोलती है, बेंजियाओ कुल्लुन माउंटेन के हेवन जेट टेम्पल से हुआ ताओ के स्टूडेंट हैं, तो कोई ऑर्डिनरी फिजिशियन उनके दिए पॉइजन को ठीक नहीं कर सकता। मेडिसिन में उनके पास बहुत अच्छा स्किल है जिसने उनकी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है और तुम बस एक कचरा हो। तुम खुद का कंपेयर उनसे कर भी कैसे सकते हो। ये सब सुनकर क्विंगे भी हंसते हुए कहती है, अरे मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना आप बता रही हैं। युनजी क्विंगे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर, जब मैं खतरे में थी तो आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। आप बहुत ही अच्छे हैं। ये सब सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को युनजी और क्विंगे एक कपल लगते हैं। निंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल ब्रेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की। सुनो तुम दोनों, इन बेशरम कपल्स को मौत के घाट उतार दो। ये ऑर्डर मिलते ही दोनों गार्ड्स क्विंगे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे युनजी घबरा कर कहती है, यंग मास्टर संभल के। क्विंगे युनजी को अपने पीछे करते हुए कहती है, तुम मेरे पीछे ही रहना, इन्हें मैं देखता हूँ। इससे पहले कि क्विंगे कुछ करती, उनमें से एक गार्ड के थोबड़े पे लात पड़ता है। ये देखकर क्विंगे और मिनिस्टर का बेटा निंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस गार्ड को लात मारी थी। वो आदमी कहता है, जैसा कि मेरे मास्टर ने कहा, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। निंग उस आदमी से चिल्लाते हुए पूछता है, तुम्हारा मास्टर कौन है? कोई जवाब न मिलने पर निंग फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है इसका मास्टर? तभी सेकंड फ्लोर से एक आदमी कहता है, आखिर कौन है जो इतना एरोगेंट बन रहा है? फिर वो आदमी पर्दे के पीछे से बाहर आ जाता है और कहता है, आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? उसे देखने के बाद मिंग घबरा जाता है और किसी तरह गिरते पड़ते अपने दोनों गार्ड्स के साथ वहां से भाग जाता है। ये देखकर क्विंगे कहती है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ? वो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने गार्ड से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनसे बस बात करना, तो तुमने उन्हें मारा क्यों? लैंग क्वेन, तुम फिर से लोगों को क्यों मारने लगे? किसी को भी मारना गलत बात है, इसलिए दोबारा तुम ऐसा मत करना। लैंग क्वेन कहता है, ठीक है। वो आदमी लैंग क्वेन के कपड़ों को देखते हुए कहता है, अरे तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, अब ये लॉन्ड्री मेट्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्विंगे उन्हें देखते हुए मन में कहती है, क्या ये मास्टर और सर्वेंट है? तभी वो आदमी क्विंगे की ओर देखकर मुस्कुराता है। इससे पहले कि क्विंगे कुछ समझती, वो आदमी फटाक से क्विंगे के पास आ जाता है और कहता है, तुम्हारी पॉइजन टेक्निक इतनी खराब भी नहीं थी। क्विंगे भी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। वो आदमी क्विंगे से फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास और भी मेडिसिन या पॉइजन है? क्विंगे अपने मन में सोचती है, मिनिस्टर का बेटा निंग इसे देखकर डर गया, तो क्या ये कोई इम्पोर्टेंट ऑफिसर है? खैर, क्विंगे अपने पास से सारी मेडिसिन और पॉइजन की बोतलें निकाल लेती है और उसे दिखाते हुए कहती है, मेरे पास फिलहाल के लिए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम इनमें से चुन सकते हो। वो आदमी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह। क्विंगे अपने पॉइजन के बारे में उसे बताने लगती है, देखो ये पॉइजन किसी को दिया ना तो वो पूरे एक दिन के लिए बेहोश हो जाएगा, और अगर ये वाला पॉइजन किसी को दिया ना तो वो इस तरह से पीला पड़ेगा जैसे कि वो मर चुका हो। उसके बाद तो क्विंगे की बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाती है और वो आदमी भी उसके पॉइजन से इम्प्रेस हो रहा होता है। सारे पॉइजन और मेडिसिन के बारे में बता लेने के बाद क्विंगे कहती है, तो क्या सोचा तुमने? तुम्हें कौन सा पसंद आया? और अगर तुम ज्यादा लोगे तो मैं तुम्हें छूट दूंगा। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे ये सब चाहिए। इससे क्विंगे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के पीठ को थपथपाते हुए कहती है, यंग मास्टर, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना
तभी पीछे से मैडम मेई आ जाती हैं और कहती हैं, 7th प्रिंस आप यहाँ आने वाले थे ये न जानने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल यंग मास्टर बेंजियाओ आज मेरे साथ कुछ चीजों पे डिस्कशन करने आए हैं। आपको नाराज करने के लिए हमें माफ कर दीजिए। क्विंगे उस आदमी को देखते हुए कहती है, 7th प्रिंस? वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। इससे क्विंगे घबरा जाती है और कुछ कदम पीछे ले लेती है। ये देखकर 7th प्रिंस कहता है, क्या कुछ गलत है? अभी तो हम पुराने बिछड़े दोस्तों की तरह मिल रहे थे, तो मेरे 7th प्रिंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्विंगे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं योर हाइनेस, आखिर मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। 7th प्रिंस निराश होते हुए कहता है, जैसी कि उम्मीद थी, एक प्रिंस होने के नाते दोस्त बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तभी लैंग क्वेन क्विंगे को एक बहुत ही मर्डरस लुक देता है, जिससे क्विंगे घबरा जाती है। अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे थे, वो तो तुम एक प्रिंस होने के बावजूद इतने खुश मिजाज हो, मैं तो बस थोड़ा सतर्क रह रहा था। ये सुनकर 7th प्रिंस खुश हो जाता है और क्विंगे को पकड़ते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, अब से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लैंग क्वेन कहता है, मास्टर हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। 7th प्रिंस वहाँ से जाते हुए कहता है, बेंजियाओ हम फिर मिलेंगे और कुछ फन करेंगे। क्विंगे भी उसे हंसते हुए बाय बाय करती है और कहती है, हाँ हाँ जरूर। नेक्स्ट सीन में हम क्विंगे और मैडम मेई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मैडम मेई कहती है, अच्छा हुआ आज आप यहाँ आए, वरना पेशेंट्स तो बहुत निराश हो जाते अगर वो आपको आज यहाँ नहीं देखते तो। इससे क्विंगे भी खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। मैडम मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, बस एक मुश्किल है कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, ये जानना मुश्किल है कि आप कहाँ होंगे। ये सुनकर क्विंगे कहती है, हाँ मुझे ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी पेशेंट को चेक करूं, तो आप उस पेशेंट के घर की दीवार पर कुछ इस तरह का फ्लावर बनवा दीजिएगा, और जब मैं उस फ्लावर को देखूंगा तो उस घर जाके पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर लूंगा। लेकिन याद रहे कि इस बारे में आप किसी को बताना मत। ये सारी बातें एक आदमी उस रूम के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्केट देखते हैं, जहाँ पर क्विंगे मस्त घूम रही होती है। तभी उसे एक छोटी सी दुकान दिखती है। क्विंगे वहाँ पर एक पाउच देखते हुए कहती है, ये पाउच आंटी यू के लिए एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। जस्ट क्विंगे के पीछे मास्टर का कैरेज रुकता है और यिंग कहता है, मास्टर हम पहुंच गए। तभी अचानक यिंग का ध्यान क्विंगे पर जाता है। यिंग क्विंगे को बुलाते हुए कहता है, अरे आप तो यंग मास्टर बेंजियाओ हो ना, क्या इंतफाक है। तब तक मास्टर भी कैरेज से नीचे आ गया होता है। क्विंगे और मास्टर दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये यहाँ क्यों है। क्विंगे उस पाउच को रखते हुए मन ही मन कहती है, सारा मूड खराब कर दिया। फिर क्विंगे एक डीप ब्रेथ लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। यिंग और फैंग दोनों ही उसे कंफ्यूज होकर देखते रह जाते हैं, लेकिन मास्टर क्विंगे को पकड़ लेता है और कहता है, तो अब तुम भागने की कोशिश कर रही हो। पकड़े जाने के बाद क्विंगे मन ही मन कहती है, सब खत्म हो गया। क्विंगे मास्टर को बोतली में उतारने की कोशिश करते हुए कहती है, हेलो। मास्टर क्विंगे को छोड़ देता है और कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी ना। वे दोनों ही आपस में लड़ते हुए ब्ला ब्ला करने लगते हैं। ये देखते हुए फैंग कहता है, यिंग तुमने जानबूझकर उसे बुलाया था ना। यिंग कहता है, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्विंगे थक हार कर कहती है, अच्छा ठीक है, ये सब मेरी गलती थी, अब तुम दयालु बनो और मुझे माफ कर दो। क्विंगे और आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, आखिर तुम एक कैसे जेंटलमैन हो, सॉरी बोल दिया ना, बस ठीक, वो सब बस एक जोक था, बदले में तुम भी मुझे ओल्ड लेडी बुला लो, अब तुम इतना मीन भी मत बनो। ये सब सुनते हुए मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्विंगे तो चुप ही नहीं होती। मास्टर उसे चुप कराने के लिए फटाक से पकड़ लेता है और कहता है, लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुमने उस दिन मेरे साथ उस गली में क्या किया था। ये सुनकर क्विंगे घबरा जाती है और खुद को कवर कर कर पीछे होते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। देखो अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं
तभी अचानक कुइंगे को याद आता है कि उसने अपना सारा पॉइजन 7th प्रिंस को बेच दिया। मास्टर कहता है, मेरे प्रति किए तुम्हारे बिहेवियर को देखते हुए मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वैसे ऐसा लगता है कि चांसलर को पता नहीं है कि उनकी प्यारी बेटी मिरेकल फिजिशियन बेंजियाओ है, जो कि हाल ही में बहुत मशहूर हो रही है। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मास्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम टेंशन में हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। ये सुनकर कुइंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, तुम मास्टर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे फिलहाल के लिए सीधे सीधे नहीं जा सकती, लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति जानता है कि उसे कब पीछे हटना है। कुइंगे खुद को शांत कर लेती है और कहती है, तो तुम क्या चाहते हो। मास्टर यिंग को ऑर्डर देता है कि कैरेज में से ब्रश लेकर आओ। यिंग फटाक से ब्रश लेकर आ जाता है और कहता है, ये लीजिए मास्टर। मास्टर कुइंगे के चेहरे को पकड़ लेता है, लेकिन कुइंगे उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, अपनी लाइन क्रॉस मत करो, वरना मैं अपनी निडल से तुम्हारी बॉडी में छेद कर दूंगी। मास्टर कुइंगे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुम बस चुप रहो, वरना ये ब्रश तुम्हारे चेहरे पर चारों ओर लगा दूंगा। कुइंगे बचने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं मत करो ऐसा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुइंगे मार्केट में जहाँ से भी गुजरती है वहाँ सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। और तो और कुइंगे के पीछे से मास्टर अपनी कैरेज में बैठकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना चेहरा ऊपर उठाकर चलो, वरना तुम्हें कोई कैसे देख पाएगा। और हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ कि अगर तुम इस तरह से पूरे शहर में घूमोगे तो भी तुम्हारी रिस्पेक्टेड मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ की इमेज बनी रहेगी। फिर हम कुइंगे को देखते हैं जिसके चेहरे पर लिखा होता है, मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। इसके साथ ही कुइंगे अपने मन ही मन कहती है, तुम बस इंतजार करो मास्टर, तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। हम देखते हैं चांसलर मैंशन। कुइंगे अपने रूम में लेटकर बॉल से खेलते हुए कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा बोर महसूस कर रही हूँ। आंटी यून, क्या आपने डिसीजन ले लिया? क्यों ना हम कोई भी एक चुन लें। आंटी यून कहती है, नहीं कुइंगे, हम कोई भी एक नहीं चुन सकते। तुम पैलेस के बैंक्वेट में पहली बार जाने वाली हो और तुम्हें खुद एम्परर ने इनवाइट किया है, तो इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। कुइंगे अपने बेड पे से उठ जाती है और उछलते हुए कहती है, ये मंथ जो मैंने अपने घर में फंस कर बिताया है, इसने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था, लेकिन अब ये दिन खत्म हो गए हैं। आंटी यून कुछ कपड़ों को देखते हुए कहती है, ये कपड़े बहुत साल पहले लिए गए थे, अब ये पुराने और सादे हैं, अब एक नया ड्रेस कहाँ से लाऊं। तभी कुइंगे कहती है, आंटी यून, रहने भी दीजिए, हमें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। आंटी यून कुइंगे को समझाते हुए कहती है, कुइंगे, आप चांसलर की फर्स्ट वाइफ की बेटी हैं, आपको तो पैलेस पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम्हें ये मौका मिला है तो तुम्हें अच्छी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। इसके अलावा ये बैंक्वेट बाढ़ का समाधान निकालने की खुशी में जश्न के तौर पर रखा गया है। वहाँ पर कई बड़े ऑफिसर्स आएंगे, इसलिए लेडीज को अच्छा दिखना चाहिए। आपको पैलेस में किसी को भी खुद के ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो आपको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती। कुइंगे सादे कपड़ों को देख रही होती है, तभी वहाँ खिड़की से एक परछाई जाती है। ये देखकर कुइंगे फटाक से दरवाजा खोलती है और कहती है, कौन है यहाँ पर। किसी के न दिखने पर कुइंगे खुद से ही कहती है, मुझे ऐसा लगा तो था कि यहाँ पर कोई है। तभी कुइंगे को वहाँ पर एक बिल्ली दिखती है। उस बिल्ली की क्यूट हरकतें देखकर कुइंगे पागल हो जाती है और उस बिल्ली को उठाकर उछलते हुए कहती है, ओ तुम कितनी क्यूट हो। तभी कुइंगे का ध्यान अपने पीछे टूटे हुए फ्लोर पर जाता है। ये देखकर कुइंगे मन ही मन कहती है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई है, मैंने वो शैडो भी देखी थी। अब ऐसा लगता है कि इस डम गर्ल की आइडेंटिटी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूंगी और मुझे दूसरे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कुइंगे अपने रूम में जाते हुए जानबूझकर जोर से कहती है, ओ लिटिल किटी, मुझे अपना इलाज कौन से फिजिशियन से कराना चाहिए।
घर की छत पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है, ओह मैं लगभग पकड़ा गया था। फिर वो आदमी एक कबूतर को लेटर पकड़ाकर उड़ा देता है। ये सब कुछ होते हुए एक आदमी पेड़ पर खड़े होकर देख रहा होता है। असल में इसका नाम लिंग है और इसे चांसलर ने क्विंगे पर नजर रखने के लिए भेजा था। लिंग फटाक से उस पेड़ पे से उतर जाता है और चांसलर स्टडी रूम के बाहर पहुंच जाता है। चांसलर कहते हैं, लिंग अंदर आ जाओ। लिंग अंदर जाने के बाद चांसलर को ग्रीट करता है और कहता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। उनके बेल्ट पैटर्न को देखकर मुझे यकीन है कि वो पैलेस गार्ड हैं। ये सुनकर चांसलर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, आखिर वो दिन आ ही गया। चांसलर अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जाओ कैरेज तैयार करो, मुझे पैलेस जाना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पैलेस। एम्परर के सामने चांसलर खड़े होते हैं और एम्परर अपने हाथ में रखे उस पेपर को पढ़ने के बाद गुस्से से कहते हैं, क्विंगे का ये मैटर मुझसे 16 साल से छुपा हुआ था। क्या ऐसा तुमने किया या फिर उसने? चांसलर कहते हैं, योर हाइनेस, उसे मरे 16 साल हो गए। वो मैं हूँ जिसने इसे इतने टाइम तक रोक कर रखा था। ये सुनकर एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चीजें फेंकते हुए कहते हैं, चांसलर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर से झूठ बोलने की? चांसलर इससे घबरा जाते हैं और फटाक से घुटनों पर बैठकर कहते हैं, योर हाइनेस, ये मेरी गलती है। एम्परर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हालांकि ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। एम्परर और चांसलर की बातचीत का क्या मतलब है ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम जिंगलान का आंगन देखते हैं, जहाँ पर जिंगलान की मेड कुछ कपड़ों को ले जा रही होती है। तभी उससे ऊपर का कपड़ा गिर जाता है। आंटी यू उस कपड़े को उठा लेती हैं और देखते हुए मन में कहती हैं, अरे वाह, इस कपड़े का मटेरियल कितना अच्छा है। ये कौन से शॉप से ली गई है? क्विंगे को भी एक कपड़ा चाहिए ताकि वो बैंक्वेट में जा सके। तभी जिंगलान की वो मेड उस कपड़े को खींच लेती है और कहती है, यंग मिस के कपड़े छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये खराब हो जाता तो तुम क्या इसकी भरपाई कर पाओगी? आंटी यून उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कपड़े कौन से दुकान से बनवाए गए हैं? जिंगलान की मेड बताते हुए कहती है, सेकंड यंग मिस ने इन कपड़ों का ऑर्डर दिया था, वो भी कैपिटल के सबसे अच्छे टेलर को। इन कपड़ों को पाना इतना आसान भी नहीं है। और तो और तुमने जो कपड़ा अभी पसंद किया उसे हमारी यंग मिस ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी पीछे से जिंगलान आती है और वो अपनी मेड से कहती है, क्यों, तुम यहाँ क्यों हो? और आंटी यून, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आंटी यून जिंगलान को ग्रीट करती हैं और कहती हैं, मैं तो बस आपके लिए तैयार किए गए इन सुंदर कपड़ों को देखकर पूछ रही थी कि ये कौन से शॉप से खरीदे गए हैं। ये सुनकर जिंगलान मन में कहती है, ओह, तो कल क्विंगे भी मेरे साथ पैलेस जा रही है, तो क्या वो ये देखना चाहती है कि मैं किस स्टाइल के कपड़े पहनती हूँ ताकि वो भी वही अपनाकर फोर्थ प्रिंस का अटेंशन गेन कर सके। ओह, बहुत ही अच्छा सोचा तुमने क्विंगे। जिंगलान ये सब सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन खुद को शांत करते हुए उन कपड़ों में से सबसे ऊपर वाले कपड़े को उठाकर आंटी यू को देते हुए कहती है, आप इसे मेरी तरफ से सिस्टर को दे देना। आंटी यून जैसे ही खुशी खुशी उस कपड़े को लेती हैं, जिंगलान उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहती है, चोर। आंटी यून को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन जिंगलान चिल्ला चिल्ला कर कहती है, इस सर्वेंट ने मेरे कपड़े चुराए हैं, कोई आओ और इसे पनिशमेंट दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे को, जो कि अपने मेंशन में घूम रही होती है और खुद से ही कहती है, आंटी यून को गए काफी टाइम हो गया, क्या किचन की मेड्स उन्हें परेशान कर रही होंगी? तभी क्विंगे को आंटी यून की आवाज सुनाई देती है। क्विंगे फटाक से उसी डायरेक्शन में जाती है तो उसे पता चलता है कि आंटी यून को सर्वेंट मार रहे होते हैं। ये सब देखकर क्विंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस सर्वेंट से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आंटी यून को मारने की? क्विंगे को इस तरह से देखकर वो सर्वेंट भी घबरा जाता है। क्विंगे फटाक से उस सर्वेंट को किक मारकर दूर करती है और आंटी यून से पूछती है, आंटी यून, क्या आप ठीक हैं? आंटी यून संभलते हुए क्विंगे को देखकर कहती है, यंग मिस। तभी जिंगलान टेबल पर अपने कप को पटकते हुए कहती है,
सिस्टर, तुम्हारी इस मेड के हाथ गंदे हैं। इसे अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाना चाहिए क्योंकि इसने मेरे कपड़े चुराए थे और आपको भी इससे केयरफुल रहना चाहिए। आज इसने कपड़े चुराए जो कि छोटी सी बात थी, लेकिन कौन जानता है कि ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्विंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, आंटी युन ने तुम्हारे कपड़े चुराए? जिंगलान कहती है, हाँ सिस्टर, क्यों, चलो बताओ। क्यों घबराते हुए कहती है, आंटी यून यहाँ चुपके से आई थी और वो कपड़े चुराकर भागने लगी। बाद में मैंने देखा कि सेकंड यंग मिस ने उन्हें पकड़ लिया। क्विंगे क्यू को चिल्लाते हुए कहती है, तुम बास्टर्ड। क्यू ये सुनकर घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, आज यंग मिस इतनी डरावनी क्यों लग रही है। क्विंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, जिंगलान, बेहतर होगा कि तुम मुझे ये सब क्लियर करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी यून क्विंगे को शांत करते हुए कहती है, यंग मिस, मेरे लिए इतना बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। आपको पैलेस भी जाना है और अगर ये सारी अफवाहें फैली तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और मैं मरने के बाद आपकी माँ से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। तभी जिंगलान उठे, ओ सिस्टर, और इस आंटी यून का कितना अच्छा मिलन हो रहा है। खैर, इन सारी बातों को भूल जाओ, ये कपड़े मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट, इन्हें रख लो। जिंगलान के जाने के बाद क्विंगे आंटी यून को संभालते हुए कहती है, आंटी यून, आप आराम कीजिए, कपड़ों का जो भी मैटर है वो मैं खुद देख लूंगी। क्विंगे जिंगलान के दिए उन कपड़ों पर पैर रखते हुए कहती है, तो जिंगलान, तुम्हें हाईलाइट में आने का बहुत शौक है ना? तो कल तुम्हारे इस सपने को मैं सच करूंगी। हम देखते हैं बैंक्वेट का सीन, जहां पर सभी लोग एम्परर को ग्रीट करते हुए उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते हैं। इससे एम्परर खुश होते हुए कहते हैं, आप लोग को इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ की इस प्रॉब्लम का समाधान चांसलर मू के बदौलत निकला है, जिससे कि इस बार हान रिवर के आसपास रहने वाले लोग इस डिजास्टर से बचने में कामयाब रहे। ये सुनकर चांसलर कहते हैं, योर हाइनेस, आप बहुत ज्यादा ही उदार हैं। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं, असल में तो ये सब मेरी बेटी ने किया है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, मू फैमिली के लोग आ गए हैं। फिर हम देखते हैं क्विंगे और जिंगलान अंदर की ओर आ रही होती हैं। सभी लोग की निगाहें जिंगलान और क्विंगे की ओर हो जाती हैं। सबके बीच आने के बाद क्विंगे और जिंगलान दोनों ही एम्परर को बधाई देते हुए ग्रीट करती हैं। फोर्थ प्रिंस जिंगलान को देखते हुए मन ही मन कहता है, जिंगलान हमेशा की तरह गॉर्जियस और जेंटल दिख रही है। तभी एम्प्रेस कहती है, मैंने सुना था कि मू फैमिली की बेटियां बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने आज देख भी लिया। वहाँ बैठे लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मू फैमिली की बड़ी बेटी यानी क्विंगे ने बहुत ही सादे कपड़े पहने हैं। ये सब सुनकर फोर्थ प्रिंस का ध्यान भी क्विंगे पर जाता है। वो शॉक होते हुए मन में कहता है, क्या ये क्विंगे है? ये इतनी सुंदर कब से हो गई? क्या इसका मतलब ये है कि अब तक ये मुझसे झूठ बोलती आ रही थी? क्विंगे एम्परर से कहती है, योर हाइनेस, भले ही बाढ़ का समाधान निकल चुका हो, लेकिन लोग आज भी परेशान हैं। तो मैंने लोगों के लिए खाना और कपड़े खरीदने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी, इसीलिए मैं आज सादे कपड़ों में आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, चांसलर मू, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको अपनी बेटियों को कैसे पालना है। वाकई में आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी और समझदार है। जिंगलान अपने मन में कहती है, इसे क्या लगता है कि ये एम्परर से इस तरह से मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें खुश कर देगी और लोगों का नजरिया उसके लिए बदल जाएगा। जिंगलान एम्परर से कहती है, योर हाइनेस, एक लेडी के तौर पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप लोग पिछले कुछ टाइम से इस बाढ़ को लेकर टेंशन में थे, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक गाना बजाना चाहती हूँ। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, मैंने चांसलर के बेटी के म्यूजिकल टैलेंट के बारे में सुना था और उसे अपने कानों से सुनने का ये ऑनर मैं आज पाना चाहूँगा। जिंगलान कहती है, योर हाइनेस, आप बहुत ही उदार हैं। हालांकि मुझे
इस काम में एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी और मैं जानती हूँ कि आप मुझे इसकी इजाजत देंगे। एम्परर कहते हैं, ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आप अकेले कंप्लीट नहीं कर सकती? जिंगलान बताते हुए कहती है, योर हाइनेस, इस सॉन्ग का नाम फ्लोइंग युआन टून है। इसे कंप्लीट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, फ्लोइंग युआन टून, ये सॉन्ग तो बहुत ही फेमस है और अधूरा भी, तो क्या तुम इस पूरे गाने को बजा पाओगे? जिंगलान कहती है, हालांकि मुझे ये गाना पूरा नहीं पता, लेकिन मैंने दूसरा हाफ पार्ट तैयार किया है। वो अलग बात है कि मैं इतने टैलेंटेड नहीं, लेकिन मैंने वो दूसरा हाफ सॉन्ग मेरे सबसे करीबी इंसान को सिखाया है। ऐसा कहने के साथ जिंगलान क्विंगे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सिस्टर, क्या आपको वो गाना याद है जो मैंने सिखाया था? चलो उसे बजाएं एम्परर और एम्प्रेस के लिए। ये सुनकर क्विंगे भी शॉक हो जाती है। तभी वहाँ बैठे आसपास के लोग हंसते हुए कहते हैं, क्या? मैंने वो बातें सुनी है कि मू फैमिली की बड़ी बेटी को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो गाना बजाना तो दूर की बात है। फोर्थ प्रिंस मन ही मन कहता है, हाँ, क्विंगे बेकार है, वो कुछ भी नहीं जानती। ये सब देखते और सुनते हुए जिंगलान मन ही मन कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोगों के सामने अपना सर उठाकर चलोगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी लाइफ इसी तरह की बेइज्जती सहकर निकालो। क्विंगे जिंगलान से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है और क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुमने तो मुझे सपने में भी कुछ नहीं सिखाया है। जिंगलान नाटक करते हुए कहती है, सिस्टर, आमतौर पे आप मेरा मजाक बनाती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आज अभी हम एम्परर के सामने हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी फोर्थ प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, क्विंगे, तुम इस तरह से बार बार जिंगलान से लड़ना बंद करो। तुम जिंगलान जैसी नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा उसकी हिम्मत कैसे हो रही है एम्परर के सामने इस तरह से बिहेव करने की। चूँकि एम्परर ने उसकी थोड़ी सी तारीफ क्या की, वो तो घमंड से भर गई है। ये सब सुनने के बाद क्विंगे कहती है, ठीक है फिर, लाओ जीथर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीथर क्विंगे और जिंगलान के सामने रख दिए जाते हैं। क्विंगे जिंगलान को देखते हुए मन ही मन कहती है, अपने जीथर स्किल्स का कंपेयर करने के लिए उसने सही इंसान को ढूंढा है। मैं 21st सेंचुरी की गर्ल अगर इस एंशिएंट टाइम की गर्ल से हार गई तो मैं गंदगी खाऊंगी। जिंगलान अपना सॉन्ग बजाना शुरू कर देती है। ये सुनते हुए लोग कहते हैं, ये मेरा पहली बार है कि मैं फ्लोइंग युआन टून सुन रहा हूँ। ये तो बहुत ही कमाल का है। सच में मू फैमिली की सेकेंड यंग लेडी बहुत ही टैलेंटेड है। तभी क्विंगे मन ही मन कहती है, एक मिनट, ये धुन मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, जबकि मैं तो इसे पहली बार सुन रही हूँ। क्विंगे भी जितार प्ले करना शुरू कर देती है और मन ही मन कहती है, ये धुन मेरे इस बॉडी के मेमोरी में है। क्विंगे का जितार बजाना सुनकर फोर्थ प्रिंस शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि पिछले 16 सालों से वो मुझसे झूठ बोल रही थी। जिंगलान भी शॉक होते हुए मन में कहती है, नामुमकिन, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ध्यान हटने की वजह से जिंगलान के जितार का तार भी टूट जाता है। क्विंगे अपना जितार बजाना कंटिन्यू रखती है और मन ही मन कहती है, मुझे हेवन से मदद मिल रही है, तो जिंगलान, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। क्विंगे का बजाना हो जाने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये धुन तो जरूर हेवन की होगी, लेकिन हम इसे यहाँ सुन पाए, इससे हम धन्य हो गए। तभी एक मिनिस्टर कहता है, योर हाइनेस, मैंने सुना था कि डोंगलिंग के चांगान शहर की प्रिंसेस अपने 17 साल की उम्र में इस टुकड़े को बजा पाने में कामयाब हुई थी। ऐसा करने वाली वो पहली लेडी थी। फैक्ट तो ये है कि यहाँ नानचू में कोई है जो इसे 16 साल की उम्र में ही बजा सकता है। ये तो एक सरप्राइज कर देने वाली बात है। एम्परर भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ऐसा लगता है कि नानचू डोंगलिंग से इस मामले में बेहतर है। ये सब देखते हुए चांसलर मन ही मन कहते हैं, मैं तो क्विंगे को एम्परर के सामने शर्मिंदा करना चाहता था ताकि वो अपना इरादा बदल दे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि। चांसलर एम्परर से कहते हैं, योर हाइनेस, आपकी इस उदारता और शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कुइंगे की तारीफ होती देख जिंगलान का मुंह तो बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती है, सिस्टर तुम कमाल की हो। कुइंगे को पकड़ते हुए जिंगलान आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ाने में मैंने जो अपना समय गवाया वो बर्बाद नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कुइंगे कहती है, हाँ तुमने मुझे पढ़ाया, ये तुम कैसे कह सकती हो। ऐसा कहने के साथ कुइंगे जिंगलान को खुद से दूर कर देती है। जिंगलान चिल्लाते हुए कहती है, तुम डम बनने का एक्ट कर रही थी, तुम्हें पढ़ाना आसान नहीं था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फोर्थ प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, कुइंगे अगर तुम्हें जिंगलान ने सिखाया नहीं होता तो तुम ये कैसे बजा सकती थी। इससे पहले कि कुइंगे उसको कुछ जवाब देती, वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि 9th प्रिंस आ गए हैं। सभी लोग 9th प्रिंस को ग्रीट करते हैं। कुइंगे अपने मन में कहती है, अरे ये कहाँ से आ गया, मुझे तो लगा था कि ये इस तरह के बैंक्वेट्स को अटेंड नहीं करता। 9th प्रिंस यानी कि मास्टर कुइंगे को उठाते हुए कहता है, अब तुम उठ सकती हो। कुइंगे मास्टर को देखते हुए मन में कहती है, क्या ये मेरी मदद करने आया है। बदले में मास्टर भी कुइंगे को देखते हुए मन में कहता है, क्या वो स्मार्ट नहीं है, क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। फिर मास्टर जिंगलान से कहता है, तो तुमने कहा कि तुमने कुइंगे को फ्लोइंग युआन टून सिखाई है। जिंगलान भी कहती है, हाँ मैंने ही सिखाई है, मैं नहीं सिखाऊंगी तो वो कैसे इसे बजा सकेगी। कुइंगे अपने मन में कहती है, तुम मास्टर तुम इस सिचुएशन को और भी मुश्किल बना रहे हो। तभी मास्टर गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के सामने झूठ बोलने की, ये एक सीरियस क्राइम है। फोर्थ प्रिंस शॉक हो जाता है और मन में कहता है, अंकल आखिर कुइंगे की मदद क्यों कर रहे हैं। कुइंगे खुद भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। जिंगलान घबराते हुए कहती है, वो मेरी सिस्टर और ये सॉन्ग। मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर वो सॉन्ग तुमने इसे सिखाया तो मैं क्या हूँ। इससे जिंगलान और घबरा जाती है और कहती है, मैं समझ नहीं पा रही इसका क्या मतलब है। मास्टर कुइंगे की ओर देखता है और कहता है, कुइंगे लगता है कि तुम इन्हें बताना भूल गई कि तुम्हें वो सॉन्ग मैंने सिखाया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुइंगे भी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, आदमी हमेशा ही झूठ बोलते हैं। सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सच में कुइंगे को 9th प्रिंस ने गाना बजाना सिखाया। हाँ ये हो भी सकता है, क्योंकि 9th प्रिंस तो हाल ही में डोंगलिंग गया था दौरे पर, तो जाहिर है कि उसे पूरा सॉन्ग पता है। हाँ इसीलिए तो कुइंगे जिंगलान से बेहतर है। तभी एम्प्रेस हंसते हुए कहती है, ये तो दो बहनों के बीच का एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, लेकिन आपने एक लेडी को ये सॉन्ग बजाना क्यों सिखाया। मास्टर कहता है, भले ही ये लड़की सिली लगती है, लेकिन इसकी उंगलियां सॉफ्ट और फाइन हैं, जितार प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छी। अब मुझे टैलेंट के बारे में तो पता है, इसीलिए जब मैंने इसे देखा तो इसे ये सॉन्ग बजाना सिखा दिया है ना। लिटिल गर्ल आओ सबको बताओ कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हें बजाना सिखाया है। कुइंगे को न आता देख मास्टर ही उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें वो सॉन्ग बजाना नहीं सिखाया होता तो तुम खुद से उस सॉन्ग को इतनी अच्छी तरह से कैसे बजा पाती। आखिर तुम तो एक फ्लर्टी और सिली गर्ल हो ना। कुइंगे मन ही मन कहती है, अरे तुम मेरे इतने क्लोज मत आओ, लेकिन मुझे क्यों पता है कि इस गाने को कैसे बजाना है, इसका क्या कारण है। वो मुझे बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले कि मैं उसे जानती मैंने उसे बजाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं जानती थी कि उस धुन को कैसे बजाना है, और तो मुझे ऐसा भी लगा कि वो सॉन्ग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम है ना, मैंने इतने टाइम से डम और इडियट बनने का नाटक किया, लेकिन अब जबकि ये मास्टर इसमें शामिल हो गया है तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि मुझे ये किसी और ने सिखाया था, लेकिन इसने मेरी मदद की है। कुइंगे कहती है, ये सही है, मुझे इस सॉन्ग को सिखाने के लिए योर हाइनेस मैं आपकी इस उदारता को नहीं भूलूंगी। मास्टर एम्प्रेस की ओर देखते हुए कहता है, लगता है एम्प्रेस इस बात का काफी ज्यादा टेंशन ले रही हैं, तो क्या मुझे कुइंगे को कुछ सिखाने के लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। ये सुनकर एम्प्रेस शॉक हो जाती हैं और मन में कहती हैं, आखिर मास्टर कुइंगे को लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। क्या वे रियलिटी में बस एक टीचर स्टूडेंट है। एम्प्रेस अपनी हैरानी छुपाते हुए कहती है, मैं तो बस एक्साइटेड थी। कुइंगे रियलिटी में बहुत ही भाग्यशाली है, आखिर उसे आप जैसा टीचर जो मिला है।
मास्टर जिंगलान की ओर देखते हुए कहता है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरा क्रेडिट चुरा लेगा। जिंगलान घबराते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैंने उसे वो सॉन्ग बजाना सिखाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने उसे पहले ही सिखा दिया है। इसलिए जिंगलान भरी आंखों से फोर्थ प्रिंस की ओर देखती है और कहती है, फोर्थ प्रिंस प्लीज हेल्प कर दीजिए। लेकिन फोर्थ प्रिंस जिंगलान को देखता है और अपनी नजरें फेर लेता है। ये देखकर तो जिंगलान शॉक हो जाती है और फटाक से कुइंगे के पैर को पकड़ते हुए कहती है, सिस्टर मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहती थी, बहनों का रिश्ता है हमारा, प्लीज मेरे लिए बोलिए। कुइंगे कहती है, ऐसे भी मत बनो। इसी के साथ कुइंगे अपने 100 लेवल की एक्टिंग स्किल दिखाते हुए आंखों में आंसू लेकर कहती है, 9th प्रिंस को मुझ पर दया आई, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सिखाया, लेकिन अब तुम उनकी मेहनत को अपने हाथों में लेना चाहती हो। क्या तुम उस पर विश्वास नहीं करती जो 9th प्रिंस ने कहा सिस्टर? कुइंगे की ये एक्टिंग देखकर तो मास्टर भी मन में कहता है, क्या चालू लड़की है ये। ये सुनकर जिंगलान और भी घबरा जाती है कि अब तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन तभी चांसलर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस, मुझे अपने बच्चों को अच्छी तरह से डिसिप्लिन न सिखा पाने के लिए खेद है। मैं जिंगलान को घर ले जाने के बाद उसे पनिशमेंट दूंगा, तो कृपया मुझे इसकी इजाजत दें। ये सुनकर कुइंगे शॉक हो जाती है और जिंगलान तो बहुत खुश हो जाती है कि उसके फादर उसको बचा रहे हैं। एम्परर भी इस बात को ज्यादा न खींचते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, इजाजत है तुम्हें। ये सुनकर कुइंगे का मुंह बन जाता है और वो कहती है, बच गई। फोर्थ प्रिंस मन में रिलैक्स होते हुए कहता है, शुक्र है वो लकी थी। और कुइंगे, हमने अभी तक तुम्हारे उस झूठ बोलने वाले मामलों को सुलझाया नहीं है। तभी मास्टर बहुत ही तीखी नजरों से फोर्थ प्रिंस को देखता है, जिससे कि फोर्थ प्रिंस की रूह कांप जाती है और वो घबराते हुए अपना सर घुमा लेता है। फिर मास्टर एक नजर कुइंगे और जिंगलान पर डालते हुए अपने सर को घुमा लेता है और मन ही मन कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल बनाने की, क्या गुस्ताख लड़की है। लेकिन वो डेफिनेटली एक अच्छी कैंडिडेट है। मास्टर एम्परर से कहता है, ब्रदर, हमें मूव फैमिली की एल्डर डॉटर को इतनी अच्छी तरह से फ्लोइंग युआन टून बजाने के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। ये सुनकर एम्परर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मैं इससे एग्री हूँ। तो मुझे उसे किस तरह का रिवॉर्ड देना चाहिए, कोई सजेशन? मास्टर कहता है, मुझे याद है कि हमने कुछ सालों पहले हमारे इस नांचू में लॉर्ड का टाइटल अपॉइंट किया था, तो क्या ये अफसोस की बात नहीं कि हमारे पास केवल एक ही लॉर्ड है? ये सुनकर एम्परर कहते हैं, तो इस मामले में कुइंगे एक लॉर्ड हो सकती है। ये सुनकर चांसलर शॉक हो जाते हैं और मन में कहते हैं, अंत में वो टाइम आ गया है। बाकी सभी लोग भी शॉक होते हैं। कुइंगे भी शॉक होते हुए मन ही मन कहती है, मैं इन दोनों की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि ये दोनों ही प्लॉट और प्लानिंग से भरे हुए हैं। तभी एम्प्रेस कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये गुड आइडिया है। ये सुनकर एम्परर और मास्टर दोनों का ध्यान एम्प्रेस की ओर जाता है। फिर एम्परर कहते हैं, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? एम्प्रेस नीचे की ओर आते हुए कहती है, मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, एक लेडी होने के बावजूद कुइंगे को कैपिटल के सभी स्कॉलर के सामने अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा। वो साबित कर लेने के बाद ही कुइंगे को लॉर्ड का टाइटल मिलेगा। और वैसे भी सिर्फ एक सॉन्ग बजा लेने से उसे लॉर्ड की उपाधि तो नहीं दी जा सकती ना। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है, योर हाइनेस, एम्प्रेस सही कह रही हैं। इतना सम्मानित टाइटल ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है कि आपको इस पर पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। फिर सभी लोग ये बोलने लगते हैं कि एम्परर, आप इस पर अच्छी तरह से सोच विचार करें। एम्परर कहते हैं, कुइंगे को लॉर्ड का टाइटल देना ये डिसीजन फैक्ट पर बेस था, क्योंकि वो इसकी हकदार है। लेकिन चांसलर, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चांसलर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि मेरी बेटी इस टाइटल के लायक है। तभी एम्प्रेस हंसते हुए कहती है, चांसलर, तुम्हारा अपनी बेटी के लिए प्यार काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहे हो?
चांसलर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, मैंने आपको बाढ़ का समाधान बताया, लेकिन सच तो ये है कि वो मेरी बेटी ने मुझे बताया था। ये सुनकर एम्प्रेस और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्विंगे भी ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने फादर को देखने लगती है। एम्प्रेस कहती है, मुझे डर है कि इस बारे में लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल होगा चांसलर। यान रिवर के बाढ़ की समस्या इतने लंबे समय से लोगों द्वारा सुलझाई नहीं जा सकी थी। ये लड़की सिर्फ डम ही नहीं बल्कि तभी क्विंगे फटाक से एम्प्रेस को इंटरप्ट करते हुए कहती है, योर हाइनेस, अब आपको रुक जाना चाहिए। चांसलर क्विंगे को समझाते हुए कहते हैं, क्विंगे इतना रूड मत बनो। क्विंगे चांसलर से कहती है, फादर, चूँकि सभी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि एम्प्रेस मेरी बात रखने का मौका देंगी और इसका बुरा नहीं मानेंगी। ये सुनकर एम्प्रेस मन में कहती है, ये डम लड़की कितना उत्पात मचाती है। एम्प्रेस अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, नेचुरली बोलना जारी रखो क्विंगे। क्विंगे कहती है, योर हाइनेस, मैंने बाढ़ का समाधान बताया क्योंकि मैं उन पीड़ित और बेघर लोगों की मदद करना चाहती थी। मेरा इरादा इसका क्रेडिट लेने का नहीं था, इसीलिए मैं इस टाइटल को नहीं लेना चाहती। मेरे जैसी डम रेपुटेशन वाली गर्ल का, योर हाइनेस, आपसे किसी भी तरह से अटैच होना ये आपके नाम को बर्बाद करेगा। आखिर कौन ऐसे लॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास डम होने की रेपुटेशन है। ये सुनकर एम्प्रेस शॉक हो जाती हैं और मन में कहती है, उसने कितना क्लियरली बोल दिया। क्विंगे की इतनी पॉइंट वाली बात सुनकर वहाँ पर शांति छा जाती है। मास्टर भी मन ही मन कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर कौन विश्वास करेगा। ये सुनकर क्विंगे का ध्यान भी मास्टर की ओर जाता है। मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, डेफिनेटली तुम्हारे पास और भी क्वालिटीज हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।